क्या हालचाल मेरे नादान परिंदों। ये मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 12 है और इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो भी डिफरेंट टाइप के लॉज हैं, जैसे गेल-सिक्स लॉ, लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, डिफरेंट टाइप के जो भी लॉज हैं वो सारे लॉज मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें क्वेश्चन अगर आता है तो लॉ से रिलेटेड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, मतलब जो आप पढ़ने वाले उन्हीं में से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो आपको बताना होगा, थ्योरेटिकल टाइप का। जैसे आपने मोल में अभी तक जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपने देखा है उस टाइप का यहां एग्जैक्ट आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। ओके, तो ध्यान से देखें। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जेईई नीट सभी फॉर्मेट में इससे क्वेश्चन आ चुका है और हमेशा पूछता रहता है। ओके, तो अब हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये क्या है बच्चों? तो डिफरेंट साइंटिस्टों ने अपने हिसाब से, अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अबाउट केमिकल रिएक्शन, है ना, कुछ लॉज दिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लेविजर, डाल्टन एंड अदर साइंटिस्ट फॉर्मुलेट सर्टेन लॉज concerning the composition of matter and chemical reaction, and these laws are known as laws of chemical combination. Okay, तो ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले मैं फर्स्ट लॉ आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उस लॉ का नाम है गेल-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, ओके, तो कंडीशन आप जरा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट लॉ गेल-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। बच्चों सीधा सीधा इसका स्टेटमेंट है, इस लॉ में सीधा सीधा एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है कि बच्चों अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन को एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे करवा रहे हैं तो उस केस में जब कोई गैस कंबाइन करके प्रोडक्ट बनेगा तो केमिकल इक्वेशन में जिस रेशियो के हिसाब से हम रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को, उसी रेशियो के हिसाब से उस गैस का वॉल्यूम भी कंबाइन करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बच्चों सीधा सीधा बात आप समझ लें। बोलने का मतलब यह है कि जब आप केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन का, है ना, तो उस केस में जिस रेशियो से गैसेस कंबाइन करते हैं और जिस रेशियो से उनके कॉम्बिनेशन के बाद प्रोडक्ट बनता है, बच्चों उस रिएक्शन में गैस के वॉल्यूम का भी रेशियो वही होगा, बट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इसका स्टेटमेंट आप पहले लिखेंगे। स्टेटमेंट है कि gases combine in the simple ratio of their volume provided all measurement should be at constant pressure and temperature। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर जिस सिंपल रेशियो से गैसेस कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट बनेगा, उसी सिंपल रेशियो से उसके वॉल्यूम भी कंबाइन कर रहा है और प्रोडक्ट का वॉल्यूम बनेगा। मतलब वॉल्यूम का भी रेशियो वही होगा जो रेशियो उसके कॉम्बिनेशन का है। ओके, सीधा बात। अब एक वर्ड है यहां पे बच्चों, सिंपल रेशियो। ये सिंपल रेशियो क्या होता है? सिंपल रेशियो का आगे भी यूज होने वाला है। सीधा बात याद रखें कि जब 2 और मोर नंबर का रेशियो आप निकालिएगा और उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब स्मॉल नेचुरल नंबर में जब आप उसे एक्सप्रेस कर देंगे देन उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल रेशियो। जैसे 1/2
ठीक है, मतलब 1:2 लिख दिए, ये सिंपल रेशियो हो गया। 1:3 ये भी क्या हो गया, सिंपल रेशियो। 2:3 ये भी क्या हो गया, सिंपल रेशियो। अगर आप लिखते हैं 2:4 तो दिस इज नॉट सिंपल रेशियो, बिकॉज यहां पे कॉमन फैक्टर 2 है, क्योंकि 2 1 2 2 2 4, यहां पे 1:2 होगा सिंपल रेशियो। कभी भी 2:5 अगर लिख दिए तो ये सिंपल रेशियो होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर अब नहीं बचा है। अगर 3:5 लिख दिए ये भी सिंपल रेशियो, लेकिन अगर आप 10:5 लिखेंगे बच्चों तो दिस इज नॉट सिंपल रेशियो, बिकॉज 5 2 10, यहां 2:1 आ जाएगा। क्लियर? तो सीधा बात याद रखें कि स्मॉल नेचुरल नंबर का जो आप रेशियो निकालेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल रेशियो। ठीक है बच्चों, अब कंडीशन देखें। मोल कंसेप्ट में एक टॉपिक है जहां पे हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन के बारे में, स्टोइकियोमेट्री नाम से टॉपिक है। ठीक है, वहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, है ना। तो मैं शॉर्ट में भी आपको बता देता हूं। केमिकल रिएक्शन होता है कि जब लैब में आप चले जाएंगे और एग्जैक्ट रिएक्शन करवाएंगे प्रैक्टिकली और प्रैक्टिकल प्रोडक्ट ऑब्जर्व करेंगे, वो गया केमिकल रिएक्शन। उसी चीज को आप पेन पेपर के हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हो गया केमिकल इक्वेशन। बच्चों केमिकल इक्वेशन को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एग्जैक्ट हमें यह पता होता है कि कितने रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है ना, तो ये कंडीशन है। और ये जो हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, इसमें बेसिक से कैसे लिखते हैं, किस तरीके से, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो देखो कि हाइड्रोजन गैस है और ये क्लोरीन गैस से जब कंबाइन करता है तो बना रहा है HCl गैस। ओके, तो देखिए ये हाइड्रोजन जो है, इसमें एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, मतलब ये टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन जनरेट होगा, क्योंकि एग्जैक्ट केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, ओल्ड बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म। ओके, तो ओल्ड बॉन्ड पुराना बॉन्ड सब टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा। तो यहां भी क्लोरीन में 2 क्लोरीन है, अगर टूटा 2 क्लोरीन बनाएगा। अब देखिए एक H एक Cl के साथ मिलकर क्या बनाएगा, HCl। तो अगर 2H और 2 Cl है तो क्या बनेगा, 2HCl। तो अब देखिए 1H2 कंबाइन विथ 1 Cl2 देन फॉर्म 2HCl। तो ये मिनिमम हुआ कि एक मॉलिक्यूल आप हाइड्रोजन का यूज करते हैं और वहां पे एक मॉलिक्यूल Cl2 का है, तो वो दोनों रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल क्या बनाएगा बच्चों, HCl। अगर इसी तरीके से मान लीजिए आप बार बार लेते हैं कि ये 1 तो ये 1 तो ये कितना बनेगा 2, फिर ये 1 1 तो ये कितना 2, 1 1 1 1 अगर आपने n टाइम्स ले लिया तो ये भी 1 1 1 क्या लेना पड़ेगा n टाइम्स, तब ये 2 2 2 2 कितने बार बनेगा n टाइम्स। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हाइड्रोजन लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ क्लोरीन लेंगे तब भी रिएक्शन नहीं होगा। अगर आपको रिएक्शन करवाना है तो हाइड्रोजन के साथ साथ क्लोरीन भी आपको लेना पड़ेगा। ओके, अब जिसमें ये जो है ये क्या हो गया आपका रिएक्टेंट और ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट। समझ में आया बच्चों? तो ये कंडीशन है। अब देखिए अगर मैं बात करूं 1 1 1 1 अगर आपने n टाइम्स लिया तो टोटल कितना ले लिया आपने n, और 1 1 1 1 n टाइम्स तो ये भी कितना हो गया n, मतलब इसका n मोल कितने से रेट कर रहा है n से, और ये 2 2 2 2 n तो कितना बन गया 2n। तो अब अगर रेशियो आप निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं इनका, तो देखिए n n सभी में कैंसिल आउट कितना बचेगा 1:1 1:2। तो कुल मिला के कि जब आप केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करें उसको बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस करने के बाद जो इसका कोफिशिएंट होगा हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वही उसके कंबाइन करने का रेशियो का इंफॉर्मेशन दे देता है 1:1:2। मतलब किसी भी टाइम पे जितना रिएक्ट करेगा और जितना ये बनेगा उनका जब आप रेशियो निकालिएगा तो 1:1:2 ही आएगा। ओके, तो ये गैलियोस साहब ने का जो रूल है इसमें ये बताया गया कि जब भी गैस कंबाइन करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, है ना, तो जिस रेशियो से इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है उसी रेशियो से इसका वॉल्यूम भी कंबाइन करेगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर वॉल्यूम का भी रेशियो निकालते हैं इनका तो ये भी आएगा 1:1:2 ही आएगा। बोलने का मतलब कि 1 लीटर हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 लीटर क्लोरीन एंड फॉर्म 2 लीटर क्या आपका HCl। अगर 2 लीटर लेंगे ये तो ये 2 लीटर और ये कितना आपका 4 लीटर, तभी तो रेशियो आएगा क्या आपका 1:1:2। समझ में आया? तो ये है स्टेटमेंट कि और जिस रेशियो से ये कंबाइन कर रहे हैं उसी रेशियो से इसका वॉल्यूम का भी कॉम्बिनेशन होगा, मतलब वही उसका वॉल्यूम का भी रेशियो होगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों आया? तो देखिए आपको बताया गया ये रिएक्शन कहां करवा जा रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब जब ये रिएक्शन हो रहा है उस टाइम पे प्रेशर और टेम्परेचर मेरा क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप अगर लगाते हैं यहां पे आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT,
क्योंकि यहां पे ये गैस के लिए लॉ दिया गया है, सभी गैस ही हैं, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, nRT अपॉन P। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पे अगर हम V रखे हाइड्रोजन का कि V ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या आ जाएगा N ऑफ हाइड्रोजन इंटू RT बाई P, और यहां V ऑफ रखे अगर Cl2, तो ये भी क्या आ जाएगा N ऑफ Cl2 इंटू RT बाई P। ठीक है, और अगर V ऑफ HCl यहां रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका N ऑफ HCl इंटू RT बाई क्या आपका P। देखो R सभी में कांस्टेंट, T सभी में कांस्टेंट, P सभी में कांस्टेंट। जब इनका रेशियो आप निकालोगे बच्चों तो ये PRT ये सारा क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो सिर्फ यहां क्या बचा, N ऑफ हाइड्रोजन इज टू N ऑफ क्लोरीन इज टू N ऑफ क्या आपका HCl। और आपको पता है ना कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से कंबाइन करेगा तो वो कितना बनेगा 2, तो मान लिया रख दिया 1 यहां 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2, तो रेशियो क्या आ गया 1:1:2। ठीक है ना, तो जिस रेशियो से कंबाइन किया वही रेशियो इसके वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन का भी आ रहा है। तो इतना बार बार आपको करना नहीं है, वो तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था, पढ़ा रहा हूं इसलिए बता दिया। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में मान लीजिए अगर आता है कि सर ये कहां से आ रहा है, तो वो बताने के लिए मैंने पूरी बातें आपको डिटेल में समझा दिया। ओके, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना बच्चों। और भी आपका एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे, है ना, एग्जाम्पल की कमी नहीं है। लेकिन एक और देखिए इसमें, जैसे आपको पता हुआ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जब कंबाइन करता है तो अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, इसमें ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन अगर टूटेगा 2 हाइड्रोजन जनरेट करेगा और ये 2 नाइट्रोजन, और आपको पता है कि NH3 में 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है एक नाइट्रोजन पे, मतलब एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, तो 2 नाइट्रोजन कितने से कंबाइन करेगा 6 से। ठीक है, तो यहां कितना लेना पड़ेगा 3 टाइम्स, तो ये कितना बन जाएगा 2 टाइम्स। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि 6 हाइड्रोजन इधर है, इधर भी 6 है, 2 नाइट्रोजन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हर एक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो कोफिशिएंट होता है वो इन्फॉर्म करता है कि इनके मोल का रेशियो क्या होगा इस रिएक्शन में। तो यहां पे रेशियो क्या होगा 3:1:2, मतलब इसका 3 मोल इसके 1 मोल सिलेक्ट करेगा तो 2 बनेगा। जितने बार ये 3 लेंगे उतने बार ये 1 लेना पड़ेगा, और उतनी बार ये बार 2 बनेगा। ठीक है, अब अगर बात करें वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का रेशियो भी यही रहेगा, मतलब 3 लीटर कंबाइन विथ 1 लीटर एंड फॉर्म 2 लीटर NH3। ठीक है, या फिर अगर आप लिखते हैं 3B वॉल्यूम कंबाइन ऑफ हाइड्रोजन विथ B वॉल्यूम ऑफ व्हाट N2 एंड फॉर्म 2B इन जनरल वेयर B इज अननोन, तो भी काट दोगे तो क्या बचेगा 3:1:2। तो रेशियो हर बार फिक्स होगा, जो है इनके कॉम्बिनेशन का रेशियो, मोल के कॉम्बिनेशन का रेशियो, वही इसके वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन का भी रेशियो होगा। अंडरस्टैंड? गिव मी आंसर प्लीज, यस और नो। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, नहीं आया तो कोई बात नहीं बच्चों। और थोड़ा आपकी सपोर्ट की हमें जरूरत है, सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ेंगे फिर मैं लाइव क्लासेस लूंगा। अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, बाद में मैं डिजिटल बोर्ड में भी क्लास लूंगा कुछ दिन बाद। ओके, तो एक एक चीज मैं धीरे धीरे अपग्रेड करते जाऊंगा यहां से, आपको टेंशन लेना। थोड़ा बस आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए प्लीज, हमारे लिए सिर्फ थोड़ा सपोर्ट आप करिए। वैसे बस बता दो बच्चों को कि देखें एक बार, कोई फोर्स मत करो लाइक करने सब्सक्राइब करने, मन होगा उसको तो खुद करेगा, बस एक बार इन्फॉर्म कर दो अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका गैलोसियस लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। नेक्स्ट लॉ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो लॉ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पे मास के कंजर्वेशन पे बात होगा। ओके, तो कंडीशन क्या है बच्चों कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मास से रिलेटेड बातें होती हैं, और यहां पे ये कहा गया कि आपको पता है कि किसी एटम का ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय होता है। जब कोई एटम किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो एक फॉर्म से वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ओके, वो ना तो क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। जैसे आप देखिए अभी H2Cl2 कंबाइन करके HCl बनाया, तो स्टार्टिंग में हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में था, क्लोरीन Cl2 प्रोडक्ट में क्या हो गया HCl के फॉर्म में चला गया। तो वही चीज है कि ना एटम क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन एटम कंजर्व होता है,
और चूंकि एटम कंजर्व है तो उसका मास भी क्या होगा, कंजर्व होगा। वहीं से ये लॉ आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसका स्टेटमेंट ये है बच्चों कि मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले किसी रिएक्शन में जो भी मास आप लेंगे, रिएक्शन एंड होने के बाद भी वही मास वहां पे ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो आप हेडिंग में लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, गिवन बाय लेवोजियर। ठीक है बच्चों, इसका स्टेटमेंट यहां लिखिएगा जरा। मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed in any chemical reaction, in any chemical reaction total mass is always conserved. टोटल मास इज ऑलवेज कंजर्व। मतलब यहां सिंपल सा नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा कि मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। ओके, अंडरस्टैंड? बिफोर रिएक्शन जो भी मास है, ठीक है, वो आफ्टर रिएक्शन वही मास रहेगा। मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट कराने से पहले आप लेंगे तो रिएक्टेंट लेंगे, तो जो भी मास होगा, जो भी एटम होगा, रिएक्टेंट के फॉर्म में होगा और बाद में प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, है ना। तो जो मास है वो कंजर्व रहता है। मोल कंजर्व नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मास ऑलवेज कंजर्व रहता है। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने तो आपको अभी बता दिया स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताऊंगा, ध्यान से देखिए। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल है जैसे H2 जो है जब O2 से कंबाइन करता है क्या बनाता है, H2O। ठीक है, इसको बैलेंस करिएगा, तो यहां 2 से और यहां 2 से, ये 2 रेशियो क्या है, 2:1:2 आ गया। ठीक है, ये कैसे लिखते हैं बच्चों और डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में जब स्टोइकियोमेट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, सीधा देखो, अगर टाइम t = 0 का बात करें, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये क्या बता रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 1 मोल ऑक्सीजन, तो आपने 2:1 ले लिया, तो उस टाइम पे ये प्रोडक्ट क्या होगा, 0। एंड टाइम t = t पे जब रिएक्शन फिनिश हो जाएगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके तो वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया, 0। तो ये बन गया कितना, 2 मोल। ठीक है, तो अगर बात करें मास बिफोर रिएक्शन तो इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले तो कौन एग्जिस्ट कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो लिख सकते हैं वेट ऑफ हाइड्रोजन और प्लस वेट ऑफ क्या आपका, ऑक्सीजन। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका वेट और इसका वेट निकाल लेंगे। कैसे, गिवन वेट बाय मोलर मास इज इक्वल टू कितना मोल, 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वेट कितना आ गया बच्चों, 4 ग्राम। इधर से देखो, गिवन वेट बाय मोलर मास 32 इज इक्वल टू 1, तो वेट ऑफ O2 इक्वल टू कितना आ गया, 32 ग्राम। अगर ये दोनों का आप ऐड कर देंगे 32 + 4 तो कितना आ गया बच्चों, ये 36 ग्राम। ओके, तो यहां से 36 ग्राम आ गया मास बिफोर रिएक्शन। बाद में देखिए, अगर हम बात करें मास आफ्टर रिएक्शन का, मास आफ्टर रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट ऑफ H2O, क्योंकि एट द एंड ऑफ रिएक्शन दिस बोथ रिएक्टेंट विल फिनिश एंड एग्जिस्टेंस में कौन आ गया, वाटर। तो अब कंडीशन क्या है कि वाटर का वेट निकालेंगे, इसका कितना मोल बन रहा है, 2, तो निकाल लो कि वेट ऑफ वाटर बाय 18 इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा, 36 ग्राम। तो आप देखिए वेट ऑफ H2O ही है आपका मास आफ्टर रिएक्शन, कितना, 36 ग्राम। तो कंडीशन देखो, मास बिफोर रिएक्शन कितना है बच्चों, 36 ग्राम, मास आफ्टर रिएक्शन भी कितना है, 36 ग्राम। तो फॉलो किया ना किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अंडरस्टैंड? गिव मी आंसर प्लीज, यस और नो। ओके,
अब देखो ये सारा कंडीशन मैंने आपको बता दिया, प्रूफ भी कर दिया कि देखिए मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन तो आ ही रहा है, लेकिन मोल कंजर्व नहीं है, क्योंकि देखो रिएक्टेंट के साइड में 2 मोल, इसका 1 मोल, मतलब टोटल 3 मोल, लेकिन इसका मोल कितना बन रहा है 2 मोल, समझे। तो मोल से हम लोग नहीं जाएंगे, मास से, हाँ उसी मोल को कन्वर्ट जरूर कर लेंगे मास में, ठीक है। और मास से देखते हैं और भी एग्जांपल आप देखिए, और भी एग्जांपल आपको मैं बताता हूं एक और। देखो जैसे मान लो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कंबाइन किया और NH3 का फॉर्मेशन कर रहा है ना। देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा NH3 2 टाइम्स। टाइम t इक्वल टू 0 पे अगर बात करें तो इसका 1 मोल, इसका 3 मोल और ये 0, क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है ना। टाइम t इक्वल टू t का अगर मैं बात करूं तो ये दोनों रिएक्ट करके दोनों 0 हो गया और ये बन गया 2 मोल। ओके, अब बात करें मास बिफोर रिएक्शन तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस वेट ऑफ हाइड्रोजन। देखिए यहां से करेंगे गिवन मोलर मास इज इक्वल टू मोल, कितना मोल है इसका 1, मोलर मास 28, तो कितना आ जाएगा ये 28 ग्राम वेट। तो यहां से आ जाएगा ये 28 और प्लस गिवन वेट ऑफ मोलर मास का 2 इज इक्वल टू क्या आपका 3 मोल, क्रॉस मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा 6 ग्राम, तो प्लस 6 ग्राम कर देंगे, कितना हो जाएगा 28 और 6 क्या हो गया बच्चों 34 ग्राम। तो ये 34 ग्राम आ गया मास बिफोर रिएक्शन। अगर मैं बात करूं बच्चों कि मास आफ्टर रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वेट ऑफ NH3, क्योंकि एट द एंड ऑफ रिएक्शन सिर्फ एग्जिस्ट कौन कर रहा है, NH3 ही तो सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो बात है यहां पे कि वेट ऑफ NH3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास ऑफ NH3। ओके, तो इसका मोल कितना बन रहा है 2, इसका मोलर मास 14 प्लस 3 क्या हो जाएगा 17 2 जा 34। तो ये आ गया बच्चों 34 ग्राम मास बिफोर रिएक्शन एंड 34 ग्राम मास आफ्टर रिएक्शन। समझ रहे हो बालकों, समझ रहे हो ना मेरे जिगर के टुकड़ों, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। और अगर आप हमारे लेक्चर को रेगुलर फॉलो करते हैं तो नोट बनाइए, प्लीज नोट बनाइए। एट द एंड ऑफ चैप्टर मिनिमम 85% क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ये वादा रहा। लेकिन अगर आप सीक्वेंस में लेक्चर फॉलो कर रहे हो तो, अदरवाइज मुझे नहीं पता कितना बनेगा, वो फिर आप जानो, ठीक है। समझ गए बच्चों, ठीक। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद बच्चों हम जा रहे नेक्स्ट लॉ पे, उसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो हेडिंग में आप लिखिएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, इस नाम में ही राज छुपा है ना। सभी का नाम जैसा जैसा आप अपने दोस्तों बोलते होंगे, सोनू मोनू टोनू पिंकू, ठीक है, RL बिरजू, जो भी आप नाम बोलते होंगे, तो उस हिसाब से जो नाम आप देते हैं उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे, जो निकनेम जो फ्रेंड्स देते हैं, है ना। अब अगर मैं बात करूं यहां पे डेफिनेट प्रोपोर्शन का नाम का, इसमें सीधा सीधा बात बोला गया कि अगर आप किसी कंपाउंड को या किसी सब्सटेंस को डिफरेंट सोर्स से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ भी हो, अगर सेम कंपाउंड का प्रिपरेशन हो रहा है तो उसमें प्रेजेंट एटम का मास का रेशियो कभी नहीं बदलेगा, और ना ही उसका फॉर्मूला बदलेगा, और ना ही उसमें प्रेजेंट एटम का नंबर बदलेगा। अंडरस्टैंड मैंने क्या कहा, मेरे बोलने का मतलब यह है कि वाटर का अगर मेरे मन में आ रहा है वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला क्या फिक्स किया गया है कि H2O, ठीक है। मतलब इसका मोलर रेशियो निकाले,
मोलर रेशियो ऑफ एटम, तो क्या आ जाएगा यहां पे 2:1, 2 मोल हाइड्रोजन पे 1 मोल ऑक्सीजन। और अगर मास का रेशियो हम निकालें, मास रेशियो, तो मास रेशियो में क्या, देखो यहां पे कितना हाइड्रोजन है 2, तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम और एक ऑक्सीजन का कितना 16, तो कितना आ जाएगा 1:8। तो बोलने का मतलब ये है कि वाटर आप कैसे भी प्रिपेयर करो, सोर्स कुछ भी हो वाटर का, ऑलवेज फॉर्मूला यही रहेगा और मास का रेशियो भी ऑलवेज यही रहेगा। मोलर रेशियो वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ये रहेगा। ओके, इसमें कभी चेंजेस नहीं होने वाला। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में प्रिपेयर करिए वाटर को, सी वाटर हो, टैप वाटर हो, या नाला में जो पानी बह रहा है ना, उसका फॉर्मूला किसी का भी कभी बदलने वाला बच्चा नहीं है। ओके, इसीलिए इसका नाम दिया गया लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अंडरस्टैंड? तो अब लिखेंगे इसके बारे में, इसका जो रूल है इसमें लिख लीजिएगा, गिवन बाय प्राउस्ट, इसमें लिखेंगे इसका स्टेटमेंट, ए गिवन कंपाउंड always contain exactly the same number, या ऐसा exactly the same proportion of its element by weight irrespective of their source or method of preparation, कैसा भी सोर्स हो, कैसा भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना, ये बात याद रखें। और इसका एग्जांपल में लिख लीजिएगा, इसमें लिखिएगा इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combine in 2:1 molar ratio. And this ratio remain constant either it is sea water or tap water, either it is sea water or tap water, or prepare during course ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो इससे रिलेटेड मैंने जो बातें हैं वो आपको बता दिया, एग्जाम्पल पहले ही समझा दिए थे, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा के हो गया। इसमें एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूं, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल। देखिए, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो बनाया CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ O2 से कंबाइन किया तब भी बना CO2। अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया तब बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो देखिए तीनों में प्रोडक्ट CO2 मिल रहा है हमें, बट यहां जो CO2 बना उसमें कार्बन ऑक्सीजन के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बन रहा है। यहां जो बन रहा है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन करके बना रहा है। यहां जो बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट कर रहे हैं तब जाके CO2 का प्रिपरेशन हो रहा है। तो तीनों में मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिफरेंट है। ओके,
लेकिन अगर हम चेक करें मास का रेशियो या एटम का मोलर रेशियो तो वो फिक्स होगा। जैसे यहां देखो 1:2 मोलर रेशियो है, यहां भी 1:2 मोलर रेशियो है, यहां भी 1:2 मोलर रेशियो है। मास का रेशियो कार्बन का 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 32, तो हो जाएगा आपका 3 और 1:8। यहां भी हो जाएगा 3:8, यहां भी हो जाएगा 3:8। तो सभी में मास का रेशियो या फिर एटम का मोलर रेशियो फिक्स है, जबकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सब में फिक्स होने की वजह से हम लोग इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों, उस रूल का नाम है लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, बिकॉज अभी तक आपने जो पढ़ा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन। ठीक है, जो आप ध्यान रखिएगा। तो कंडीशन है यहां पे, नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन गिवन बाय डाल्टन। नीट में खास करके पूछ देता साइंटिस्ट का नाम, इस रूल को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं। अब देखिए इसका क्या स्टेटमेंट है उसको पहले समझ लो, और कुछ नहीं। इसमें सीधा सीधा एक बात बोला गया कि भैया, भैया नहीं बोला गया, बोला कुछ और गया, मैं भैया बोलता हूं। ठीक है भैया, जब दो एटम आपस में कंबाइन करके 2 और मोर डिफरेंट टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें से किसी भी एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा और दूसरे मास एलिमेंट का मास वेरी करेगा, और जिस एलिमेंट का मास वेरी कर रहा है अगर उसका मास का रेशियो आप निकालेंगे तो वो मास का रेशियो सिंपल रेशियो आएगा। जब इस स्टेटमेंट को कोई फॉलो करेगा 2 और मोर कंपाउंड, तो उसे हम कहेंगे तो लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। अंडरस्टैंड। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि 2 एलिमेंट कंबाइन करके 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें से एक का मास फिक्स होगा, बाकी दूसरे का मास वेरी करेगा डिफरेंट कंपाउंड में, और फिर जिसका मास वेरी किया है उसका मास का रेशियो जब आप निकालेंगे तो सिंपल रेशियो आएगा। और एक बात याद रखिएगा, कोई एक ही एलिमेंट रहेगा जो सभी में अपने मास को फिक्स रखेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। जैसे एग्जांपल पहले आप देख लो, फिर स्टेटमेंट लिखवाऊंगा कि मान लो ए और बी हमने लिया, ए और बी कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड बनाया। एक बना ए बी, एक बना AB2, एक बना AB3 और एक बना AB4। तो देखिए 4 कंपाउंड बना दिया ए और बी मिलकर। ए का मास है x ग्राम और बी का मास है y ग्राम। ओके, तो देखिए यहां पे ए और बी का, अगर देखिए यहां पे ए है, मास कितना x, यहां भी सिर्फ ए ही है, 1 है, यहां भी x, यहां भी सिर्फ 1, इसलिए क्या x, और यहां भी एक a, इसलिए कितना x। तो इन सभी कंपाउंड में a का मास क्या है बच्चों? फिक्स्ड है। और दूसरा कौन है? b। यहां पे 1b मतलब y, यहां पे 2b मतलब 2y, यहां पे 3y, यहां पे 4y। तो देखिए दूसरे एलिमेंट का मास वेरी कर रहा है, और जब उनके मास का रेशियो निकालिएगा y 2y 3y 4y, तो y सभी में क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो 1:2:3 क्या आ गया? 4। तो जब भी ऐसा कंडीशन हो तो हम बोलेंगे ये दोनों एक दूसरे का किस रूल को फॉलो कर रहा है? तो मल्टी प्रोपोर्शन को। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब एक दूसरे के साथ लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन को सेटिस्फाइड करवा रहे हैं। तो आप भी अपने दिमाग में फिट कर लीजिए बच्चों कि लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन क्या होता है। तो सीधा बात कि जब 2 एलिमेंट कंबाइन करके 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, उसमें एक का मास फिक्स हो, दूसरे का मास वेरी करे, जिसका मास वेरी कर रहा है उसका मास का रेशियो जब आप निकालेंगे डिफरेंट कंपाउंड में सिंपल रेशियो में आएगा। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट जो बच्चों, उस स्टेटमेंट को आप जरा लिख लीजिएगा। इसमें लिखिएगा when one element combine with other element
to form two or more different compound, then mass of one element, then mass of one element which combine with a constant mass of other element will bear a simple ratio to 1 another। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया, स्टेटमेंट हो गया, मैंने बता दिया कि एग्जाम्पल ही बताया। अभी मैं आपको और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल बता रहा हूं। और जो ऑक्सीजन 32, तो देखिए इन दोनों कंपाउंड में कार्बन का मास फिक्स है, ऑक्सीजन का वेरी कर रहा है, और 16:32 निकालिए कितना आ जाएगा 1:2। सो CO एंड CO2 फॉलो कर रहे हैं किसको, लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन को बच्चों। इसके बाद आप आ जाइए इन दोनों में, तो कार्बन वेरी कर रहा है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि जिसको पहले लिखेंगे वो फिक्स होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी एक फिक्स होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों में देखिए ऑक्सीजन 32 और यहां ऑक्सीजन क्या है 32, यहां कार्बन 12, यहां कार्बन कितना है 36। इसका मतलब CO2 एंड C3O2 क्या हुआ, फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन को, एंड जिसका मास वेरी कर रहा है वो 12:36, रेशियो निकालेंगे क्या आ जाएगा 1:3, सिंपल रेशियो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन आप चेक कर लीजिएगा। और भी मैं इसके एग्जाम्पल बताता हूं आपको, डिफरेंट टाइप के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो या तो एग्जाम में आ चुके हैं या इसी टाइप के प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं, है ना। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट है बच्चों, अगर हम बात करें सल्फर और ऑक्सीजन ले लिए, ये बनाया SO2 और ये बनाया SO3, तो यहां देखिए दो एलिमेंट का यूज करके 2 डिफरेंट कंपाउंड बन रहा है, जहां यहां सल्फर 32 ऑक्सीजन भी 32, सल्फर 32 ऑक्सीजन 48। तो आप क्या देख रहे हैं कि सल्फर का मास फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड है, और दूसरे का मास वेरी कर रहा है, उसका जब रेशियो आप निकालिएगा तो क्या आएगा बच्चों 2:3 आ जाएगा। मतलब ये दोनों किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन को। ओके, इसके बाद आप देखिए, अगर मैं बात करूं ये देखो PCl3 एंड PCl5, फिर से यहां देखिए एक का मास फिक्स्ड है, दूसरे का वेरी कर रहा है, और जब इसका रेशियो निकालेंगे सिंपल आएगा, ये भी लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन। SnCl2 SnCl4, यहां भी देखो Sn फिक्स है, वेरी कौन कर रहा है क्लोरीन का एटम वेरी कर रहा है, मतलब मास वेरी करेगा, तो ये भी किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन। PbCl2 एंड PbCl4 अगर आप देखें तो ये भी फॉलो कर रहा है किसको, लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन। ओके, समझ गए। अब देखो अगर ऐसा दिया है NaCl और लिख के दिया MgCl2, तो ये फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोरीन है या मैग्नीशियम क्लोरीन है ना, फिक्स्ड होना चाहिए दोनों में एलिमेंट। ओके, अलग अलग एलिमेंट लेके नहीं चेक कर सकते हम, तो ये चीज आप ध्यान रखना। एक आखिरी एग्जांपल इसमें बता रहा हूं बच्चों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से आप देखना, सीखना एंड समझना। ओके, ये एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन करेगा तो बनाता है N2O, ओके, NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O5, ठीक है ना। और ये हमारा कंडीशन है। अब देखें, इसमें से हमें निकालना है, सेलेक्ट करके ग्रुप बनाना है, कौन कौन सा ग्रुप किसके साथ रह के मल्टी प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो देखो यहां पे देखो
2 नाइट्रोजन मतलब 28 ग्राम और ऑक्सीजन 16। यहां पे ये 14, ऑक्सीजन 16। यहां पे ये 14 और ऑक्सीजन कितना 32। यहां पे ये 28 और ऑक्सीजन कितना 48। यहां पे ऑक्सीजन 28 नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन कितना 64। यहां नाइट्रोजन कितना 28, ऑक्सीजन कितना 80। तो देखिए इसमें 28 28 28 28, तो इनको जरा बाहर निकाल लो कि N2O N2O3 N2O4 एंड N2O5, इन सभी में बच्चों नाइट्रोजन का मास फिक्स है, वेरी कौन कर रहा है ऑक्सीजन। अब रेशियो 16:2, 48:2, फिर इधर आपका 64 है ना, और यहां पे 80, तो 1 3 4 5, 1:3:4:5, जिसका मास वेरी कर रहा है उसका रेशियो सिंपल। एक और कंडीशन है बच्चों, यहां देखो, यहां नाइट्रोजन 14, यहां नाइट्रोजन 14, यहां भी एक बन रहा है कि NO एंड NO2, ये दोनों के साथ भी मल्टी प्रोपोर्शनल सेटिस्फाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन कितना है 1 है, तो 14, यहां पे 14, ऑक्सीजन 16 और यहां पे 32, रेशियो निकाले कितना आ गया 1:2। एक और पॉसिबिलिटी है, जरा सोचो कौन सा, सोचो 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 सोचो, ठीक है। अगर आप सोचें तो बन सकता है। और कोई बन रहा है क्या? ये दोनों बन रहा है। कैसे? ऑक्सीजन इस बार यहां 16 और यहां 16, वेरी कौन कर रहा है नाइट्रोजन, तो N2O एंड NO फॉलो कर रहा है किसको, मल्टी प्रोपोर्शन। कैसे? ये 16 ये 16, तो ये मास फिक्स है, वेरी कर रहा है नाइट्रोजन का 28:14, मतलब क्या आ गया 2:1। तो बच्चों ये मैंने आपको पढ़ा दिया लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन। इसके बाद एक और आखिरी लॉ है जिसे हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ही है। अंडरस्टैंड? तो मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का सीधा सा सिंपल सा स्टेटमेंट है बच्चों कि 2 एलिमेंट हमने लिया A और B, ये दोनों इंडिविजुअली थर्ड एलिमेंट C से कंबाइन करके 2 डिफरेंट टाइप का कंपाउंड बनाएगा, और जिसमें C का मास फिक्स जो होना चाहिए। ओके, और ये जो 2 डिफरेंट टाइप का कंपाउंड बन रहा है, उस दोनों डिफरेंट टाइप के कंपाउंड में जो A और B है उसके मास का आप रेशियो निकाल के देखो, ठीक है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में सीधा सा सिंपल सा एक स्टेटमेंट बच्चों क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले गिवन बाय रिचर, ओके, इसमें कंडीशन क्या है, इन्होंने ये बोला कि हमने 3 एलिमेंट ले लिया A B और C, ठीक है। A कंबाइन करेगा C से और B कंबाइन करेगा C से, ओके, तो ये फॉर्मेशन करेगा AC का और ये फॉर्मेशन करेगा BC का, जिसमें से C का मास क्या होना चाहिए फिक्स्ड, मतलब A जितना वेट C के साथ कंबाइन किया उतना ही B भी कंबाइन करना चाहिए, मतलब B के साथ जितना C गया उतना ही A के साथ भी C जाना चाहिए, ठीक है। C का मास फिक्स है। तो बच्चों ये जो 2 डिफरेंट कंपाउंड बना है A और C और B और C, इसमें से A और B का मास का रेशियो निकालो, ओके। मास का रेशियो निकालिए किसके बीच का, A और B के बीच का। तो जो मास का रेशियो निकालेंगे वो लिख दीजिए, उसके बाद फिर A और B डायरेक्टली कंबाइन करवा दीजिए और A और B बना दीजिए, और A और B में भी A और B का मास का रेशियो निकालिए। A और B के बीच में जो मास का रेशियो निकालेंगे वो AC और BC के बीच में जो A और B में हमने मास का रेशियो निकाला था उसके बराबर आएगा, या फिर इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ओके। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है इफ 2 एलिमेंट A एंड B रिएक्ट विथ थर्ड एलिमेंट C
to form two different compound, then ratio of mass of A and B in these two compound for fixed mass of C, okay, C का mass fixed होना चाहिए, is same or integer multiple of ratio of A and B when they directly react with each other. जब ये डायरेक्टली रिएक्ट करेंगे उस टाइम का मास रेशियो टू डिफरेंट कंपाउंड में जो उनका प्रेजेंस है उस मास रेशियो के या तो बराबर आएगा या इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा. अंडरस्टैंड? तो ये हो गया बच्चों आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. मैं इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ आपको एग्जांपल दिखाता हूं, कंडीशन दिखाता हूं, जरा आप देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये. ओके, सबसे पहले यहां देखिए, फिर मैं बोल रहा हूं जैसे ये ए हमने लिया और ये बी हमने लिया, ये सी से कंबाइन कर रहा है दोनों. सी का मास क्या है आपका? फिक्स्ड मास. ओके, इसमें ए से सी कंबाइन करके ए सी बनाया और ये बनाया बी सी, दोनों में सी फिक्स है. यहां पे मास निकाल लो ए का, एम ए इज टू एम बी. इन दोनों डिफरेंट कंपाउंड में ए और बी का मास का रेशियो निकाल लिए. उसके बाद इन दोनों को डायरेक्टली कंबाइन करवा दो, इधर से ए बी बना. ठीक है, जो यहां बन रहा है कंपाउंड, यहां भी इनका मास का रेशियो निकालिए, एम ए इज टू एम बी. ये मास का रेशियो जब निकाले तो ये मास का रेशियो और ये मास का रेशियो दोनों या तो सेम आएगा या फिर ये मास का रेशियो इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा. किसके? इस वाले के. ठीक है, तो अगर इस कंडीशन को कोई फॉलो करता है तो जाके हम कहेंगे कि फॉलो कर रहा है किसको? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को. अंडरस्टैंड? अब इसके एग्जांपल आप देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया बच्चों हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो एलिमेंट जो कि कंबाइन कर रहा है सी से, फिक्स्ड मास. ठीक है, तो ये बनाया इधर से CH4 और ये बनाया इधर से CO2. देखिए कार्बन यहां पे कितना हो जाएगा? 12 ग्राम, और यहां भी कितना? 12. तो देखो कार्बन क्या आपका फिक्स्ड है. दूसरा, इन दोनों के बीच का जो दो डिफरेंट कंपाउंड उनका मास रेशियो निकालो. यहां पे 4 और यहां पे कितना? 32. 4 8 जात कितना आ गया बच्चों? 1:8 है ना. ये जो है इनका मास का रेशियो निकाले. अब इन दोनों को डायरेक्टली कंबाइन करवा दो. कंबाइन करके क्या बन गया? H2. ओके, यहां पे मास का रेशियो इनका निकालो. यहां पे जो मास का रेशियो आएगा वो एग्जैक्ट जो है वही आएगा या फिर इसके इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा. ओके, तो अब देखो जरा, यहां पे आ गया 2:16. कितना आ गया? 1:8. तो जो इतना था उतना यहां भी आ गया. तो इसलिए ये फॉलो कर रहा है किसको? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को. ये कंडीशन आप ध्यान रखें. और भी एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं बच्चों, ध्यान से जरा देखिए. और भी एग्जांपल है कि जैसे अगर हमने ले लिया H ले लिया, S ले लिया